हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी जीव विज्ञान का जो पहला पार्ट है जैव प्रक्रम उसके बारे में पढ़ेंगे और उसमें से इम्पोर्टेंट जो भी वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में पूरा अच्छा से अध्ययन करेंगे। यानी कि आपको ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ और सब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव के भी बारे में कुछ कुछ हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इस सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो है जैव प्रक्रम है, जैव प्रक्रम के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला जो है मेरा पहला जो क्वेश्चन है वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह किसमें होती है। तो ये आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो करता है वो हरे पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, और श्वसन की क्रिया जो करते हैं वो जीव जंतु और मनुष्य करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया करते हैं वो हरे पेड़ पौधे करते हैं। जिस तरह से मनुष्य श्वास लेता है, ऑक्सीजन को लेता है, तो उससे श्वसन की क्रिया करता है कहते हैं, या जीव जंतु श्वास लेते हैं तो श्वसन की क्रिया करते हैं। उसी तरह से पेड़ पौधा भी जो उसका एक अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो है त्यागने की क्रिया जो होती है, या खनिज लवण जो लेने की जो क्रिया होती है, ठीक है, या अपने जड़ के माध्यम से जो पानी लेने की जो क्रिया होती है, ये सारे जब क्रियाएं आपस में होती हैं पेड़ पौधे के द्वारा तो वो क्रिया को ही हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है कि हरा पेड़ पौधा सूर्य से प्रकाश लेता है, जमीन पृथ्वी से क्या करता है खनिज लवण लेता है, जल जो लेता है वो जड़ के माध्यम से लेता है। ठीक है, ये सारा जब वो एक साथ अपना क्रिया करता है और वो अभी दिन के समय, तो वह क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, कब करता है प्रकाश संश्लेषण? तो दिन के समय करता है। कब करता है प्रकाश संश्लेषण? तो दिन की समय करता है। ठीक है, ये सारी क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो हरे पेड़ पौधे में होती है, कवक जंतुओं में नहीं होती है। किसमें होती है? हरे पेड़ पौधों में होती है। ठीक है बाबू, बात समझ में आ रहा है? चलिए बहुत बढ़िया है। अगला है क्वेश्चन कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। जो अमीबा जो है वो पोषण जो करता है, अधिकांश पोषण जो है कैसा होता है। अमीबा जो है अपना पोषण भोजन जो है ना वो किसके माध्यम से करता है? अमीबा जो है भोजन जो है कैसे करता है? तो ये देखिए अमीबा होता है ऐसे। अमीबा जो होता है वो कैसा प्राणी है? एक कोशिकीय प्राणी है। वो क्या करता है? भोजन को करने के लिए ये जहाँ मन करता है वो अपना ही मुंह बना लेता है। ठीक है, अगर इसका भोजन यहाँ पर है तो मुंह ऐसे बना लेगा और भोजन को क्या करेगा? निगल लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं? कुटपाद। इसको बोलते हैं कुटपाद। भोजन को वो क्या करता है? ऐसे कुटपाद में बंद करके ऐसे पूरा निगल जाता है। तो कुटपाद के द्वारा ये तो भोजन करता है, लेकिन कह रहा है कि अधिकांश पोषण कैसा होता है इसमें? तो वो अंतर्ग्रहण के द्वारा होता है। किसमें होता है? अंतर्ग्रहण। ठीक है, क्या होता है? अंतर्ग्रहण के द्वारा क्या करता है? वो अधिकांश पोषण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो समझ गए। दूसरा में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। तीसरा में देखते हैं, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? देखिए, पौधा का मतलब ये हुआ कि पौधा जो है वाष्प, सबसे पहले पौधा क्या करता है कि वो जड़ तक पानी को पहुंचाता है और वो पत्ती तक पानी को पहुंचाता है। जड़ जो है पत्ती तक पानी को लेकर चला जाता है। तो वहाँ पर जब पौधों के पास पानी जाता है तो वो पौधों के पास पानी पूरे पौधे के पूरे भागों में पानी चला जाता है। और वो पौधों में कह रहा है कि वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो आपका पत्ती में। किस में होता है? पत्ती में होता है। किस में होता है? पत्ती।
पत्ती में जो रंध्र होते हैं, रंध्र के माध्यम से जो पानी है, पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। रंध्र से जो पानी निकलता है तो वो पानी क्या होता है, वाष्पोत्सर्जित हो जाता है, और वाष्पोत्सर्जित होता है तो वही जो पानी फिर मेघ वर्षा के माध्यम से बादल छाता है, वर्षा के माध्यम से वो पृथ्वी पर फिर पानी गिरता है। तो वो कह रहा है कि पौधों में जो वाष्पोत्सर्जन होते हैं किस भाग में होते हैं, तो वो आपके पत्ता में होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधों में भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? हरे पौधों में भोजन बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? अभी हमने बताया कि हरे पौधे में जो है भोजन बनते हैं। जिस तरह से मनुष्य अपना भोजन बनाता है, तरह तरह का चावल, दाल, सब्जी, तरह तरह का भोजन बनाता है, उसी तरह से पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य से ले लेते हैं प्रकाश, और फिर ले लेते हैं वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक है, और वो विभिन्न जो जड़ के माध्यम से, पेड़ के जड़ के माध्यम से खनिज लवण ले लेते हैं। ठीक है, जड़ से वो जल ले लेते हैं। तरह तरह का जब वो चीज़ ले लेते हैं पेड़ पौधा, तो वो क्या करते हैं, दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करके वो भोजन अपना बना लेते हैं। तो कह रहे हैं हरे पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, पौधे और पशु में कोशिकाओं का वैज्ञानिक जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? अनुवांशिकी या कोशिका विज्ञान या साइटोजेनिक्स या उत्तक विज्ञान। तो देखिए, पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, ये कोशिका क्या होता है? अब तो जानते हैं शरीर का जो निर्माण, किसी भी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से होता है। ठीक है, उत्तक के संयोग से कोशिकाओं से होता है। तो उस अध्ययन को कहते हैं कोशिका विज्ञान। उस अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। आगे क्वेश्चन है कि मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? मुख्य गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? जैसे हमारा सबसे पहला जो है भोजन पचने का जो काम है मुख्य गुहा में होता है। सबसे पहले भोजन पचने का पहला पाचन किस में होता है? मुख्य गुहा में होता है। तो यह मुख्य गुहा में सबसे पहला पचने का जो काम होता है वो कौन सी होती है? तो पहला ऑप्शन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो जो हम लोग भोजन करते हैं और भोजन करने में जो हमारा सबसे पहला पाचन होता है जो मुख्य गुहा में होता है, वो पचने की क्रिया में सबसे पहले पाचन में कौन चीज़ हमें मिलती है? ठीक है, वो हमें कौन चीज़ मिलती है? तो वो हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब अगला है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोगों को नोट्स बुक में उतार लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H5OH, C6H12O6, C6H6O6 या C12H22O11। तो यहाँ पर ग्लूकोज का बताना है रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर जानते हैं तो बताइए। अगर जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए कि सर जी ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, हम आपको बताते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। और चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसको आप कमेंट में कर आप सभी को बताना है। आप सारे बच्चों को कमेंट करके बताना है कि चीनी का रासायनिक सूत्र होता क्या है। ठीक है,
हमने फिजिक्स पढ़ाया है, उस चैप्टर में हमने बताया है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ठीक है, चलिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप कमेंट कर कर बताइएगा कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए देखा जाए आगे क्वेश्चन। तो यहाँ तक साथ हमने बता दिया, साथ में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है ना। चलिए ठीक, आगे बढ़ाते हैं। दांत की ऊपरी परत है, मतलब दांत की ऊपरी परत कौन सी है? ए ऑप्शन है डेटाइन, इनामेल, अस्थि या क्राउन। तो दांत की जो ऊपरी परत है उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए? डेटाइन कहते हैं, इनामेल कहते हैं, अस्थि कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों, बताइए आप सभी लोग क्या कहते हैं उसको? देखिए उसको हम लोग कहते हैं इनामेल। बताइए क्या कहते हैं? इनामेल। उसको क्या बोलते हैं? इनामेल बोलते हैं। बोलिए क्या बोलते हैं उसको? इनामेल। दांत की ऊपरी परत को इनामेल कहा जाता है। ठीक है, याद कर लेना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऊपरी परत दांत का इनामेल होता है। क्वेश्चन इसमें आता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, कभी क्वेश्चन आता है कि वयस्क मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं? वयस्क मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होगा 32। क्या होगा आंसर? 32। वयस्क मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं? 32। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि दूध के दांत कितने होते हैं? ठीक है, वयस्क मनुष्य में दांत तो 32 जान गए, और दूध के दांत कितने होते हैं बताइए आप सभी लोग? दूध के दांत कितने होते हैं? दूध के दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। कितने दांत होते हैं दूध के दांत? 20 होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूध के दांत 20 होते हैं, जान गए। अब वयस्क मनुष्य में दांत हो गए 32, ये भी जान गए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस, ये ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है ए रॉबर्ट हुक, बी में है रॉबर्ट ब्राउन, सी में है हिलियस और डी में है नॉट, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है। देखिए न्यूक्लियस क्या है? कोशिकाओं के केंद्रक है। मान कर चलिए कोशिका है, ये कोशिका है, तो कोशिका को केंद्रक को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। बात समझ में आया? न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, तो न्यूक्लियस होता क्या है जानेंगे तब ना। तो न्यूक्लियस जो है कोशिका के, ये कोशिका हो गया, कोशिका के केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अगर कोई पूछे न्यूक्लियस किसको कहते हैं, तो कोशिका के केंद्र को न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है बाबू, तो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया? न्यूक्लियस किसके द्वारा ये शब्द का निर्माण किया गया? तो ये शब्द का निर्माण जो हुआ था बाबू, ये रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किए थे। कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किए थे। ठीक है, कब, कौन किए थे? रॉबर्ट ब्राउन साहब ने किए थे। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि कब किए थे, कब किए थे, तो 1835 ईस्वी में। कब किए थे बाबू? 1835 ईस्वी में। बताइए कब किए थे? सॉरी 1831 होगा। क्या होगा? 1831 ईस्वी में। कब किए थे? 1831 ईस्वी में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन अगर आ जाएगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का जब खोज किसने किया था आएगा, तो उसको बोलना है रॉबर्ट हुक। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। अगर आ जाए कि कब किए थे, बताइए। अगर आ जाए कि रॉबर्ट हुक साहब ने कोशिका का खोज कब किया था, क्या बताइएगा? बताइए क्या बताइएगा? 1665 ईस्वी में। बताइए कब? 1665 ईस्वी में। किसका खोज हुआ था? कोशिका का खोज हुआ था। क्लियर?
तो कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। न्यूक्लियस क्या है? तो कोशिका का केंद्रक है। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज किसने की, कब की थी? तो 1831 ईस्वी में की थी। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग इससे 5 क्वेश्चन का आंसर जाने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? मैग्नीज जो है ये कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन में देखिए, क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, श्वेत रक्त में, कि सभी में। ठीक है, मैग्नीज कहाँ पाया जाता है बताइएगा। तो इसका आंसर होगा आपका क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ठीक है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल के कारण क्वेश्चन आता है, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? क्वेश्चन आता है ना बाबू, किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। तो ये चीज ध्यान में देना होगा, क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है और मैग्नीज जो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, और यहां पर थोड़ा सा मिटा गया है, देखिए। पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? पौधों में गैसों के आदान प्रदान किससे होता है? जड़ से होता है, रंध्र से होता है, तना से होता है, या टहनी से होता है? देखिए क्या होता है ना कि पौधों में जो गैस के आदान प्रदान होता है, ये पत्ती में इस तरह से पत्ती होते हैं, ये पत्ती में इस तरह के बने होते हैं, ये रंध्र होते हैं, और ये रंध्र में छिद्र होता है। छिद्र क्या होता है? छिद्र। और छिद्र के माध्यम से वो गैस आते जाते रहते हैं, वो छिद्र के माध्यम से गैस आते जाते रहते हैं, और उसको हम लोग रंध्र कहते हैं। तो उससे गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होते रहता है। ठीक है, तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? पत्ती में छिद्र होते हैं, वो छिद्र को रंध्र कहते हैं। उस रंध्रों से गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होते रहता है। तो क्वेश्चन में कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो पेड़ के पत्ते जो होते हैं, पत्ते में जो छिद्र होते हैं, वो छिद्रों से गैसों का आदान प्रदान होते रहता है। यही बात है कि वो जो रंध्र होते हैं, गैसों के आदान प्रदान करने वाला एक होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है? तो रंध्र से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है बताइए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का मूल जो स्रोत है वो क्या है बताइए आप। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत, ये आपका मानकर चलिए पेड़ हो गया, और ये जड़ से क्या लेता है? जड़ से लेता है H2O, पानी लेता है। तो पानी लेकर ऊपर जाता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सारा चीज होता है, पानी भी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाता है, सूर्य का प्रकाश भी जाता है, जड़ से खनिज लवण भी जाता है, सारा चीज जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मूल जो है स्रोत कहाँ से आता है? तो ऑक्सीजन क्या करता है? वो H2O से लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है? वो H2O से ले लेता है ना, क्योंकि वो जल जब लेता है, जब जड़ से जल लेता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण करेगा तो जल भी लेगा, जब जल लेगा वहां से, तो वहीं से क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, और ऑक्सीजन को लेकर वो क्या करता है? त्यागता है, छोड़ता है। तो वही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जब प्रकाश संश्लेषण करेगा पेड़ पौधा, तो प्रकाश संश्लेषण करने के फलस्वरूप का काम करता है? तो जड़ से पानी लेता है, जड़ से खनिज लवण लेता है, ठीक है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, ठीक है। तो उसमें करता क्या है? जब जल लेता है अब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, तो वहाँ से ऑक्सीजन का त्याग करता है। तो ऑक्सीजन का त्याग करता है, तो वहीं ऑक्सीजन जीव जंतु और मनुष्य के पास आता है। तो यही बात है कि वह कहाँ से करता है? तो जल से करता है।
कहाँ से? जल से। कहाँ से बाबू? जल से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? तो जल है। क्या है? जल है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं बाबू। कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य, मतलब ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम है? ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या काम है? ट्रिप्सिन का एक दूसरा नाम बताइए, पैप्सिन। बताइए, ट्रिप्सिन का दूसरा नाम क्या है? पैप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम का है चाहे पैप्सिन एंजाइम का है, बात एक ही है। ठीक है, कभी कभी आ जाता है ट्रिप्सिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? तो पैप्सिन एंजाइम है, भुलाना नहीं है। ट्रिप्सिन एंजाइम का दूसरा नाम क्या है? पैप्सिन है। ठीक है ना। अब आगे देखा जाए, कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? तो वसा का पाचन करना, या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, या प्रोटीन का पाचन, या इनमें से सभी। तो आप बताइएगा कौन सा ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ठीक है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम या पैप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है कि प्रोटीन का वह पाचन करता है। क्या करता है बाबू? प्रोटीन का वह क्या करता है? पाचन करता है। प्रोटीन का क्या करता है? वह पाचन करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बताइएगा यहाँ से कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पौधों में जो भोजन है किस रूप में, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जमा, इस पर ध्यान देना है, जमा पर। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं? जब कहेगा जमा होते हैं तो वो आंसर होगा स्टार्च। आप कंफ्यूज होंगे, आप सोचते होंगे कि नहीं सर जी तो गलत बता रहे हैं। नहीं बाबू, हम अभी बता रहे हैं आपको, आप कहना क्या चाह रहे हैं हम बता रहे हैं आपको। अगर वो कहेगा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं, ऑप्शन में है ग्लूकोज, प्रोटीन, स्टार्च, सुक्रोज। अगर कहेगा कि पौधों में भोजन किस रूप में बनते हैं, तब आपका होगा ग्लूकोज। क्या होगा? ग्लूकोज। याद कर दीजिए। अगर बनना कहेगा, बनते हैं कहेगा, तब आंसर क्या होगा? ग्लूकोज। याद कर लीजिएगा, इसको कंफ्यूज नहीं रहना है। बनते हैं तब ग्लूकोज होगा, अब बनने के बाद जमा कहाँ होगा? तो जमा के लिए होगा आपका स्टार्च। क्या होगा? स्टार्च। ठीक है। अगर आता है एक परिवहन, कि पौधों में भोजन किस रूप में परिवहन, परिवहन कहता है, तो परिवहन जब कह देगा तो परिवहन के लिए क्या हो जाएगा? सुक्रोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्रोस। तो ये सब बात को आपको याद करना है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होते हैं कहेगा तो स्टार्च होगा। अब कहेगा कि पौधों में भोजन किस रूप में बनते हैं, तब उसको क्या करना है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अभी बताया है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। अगर कहेगा कि पौधों में भोजन जो है परिवहन जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो परिवहन के लिए सुक्रोज होगा। क्या होगा? सुक्रोज होगा। ठीक है, हमारे वीडियो को अंत तक देखा, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।